of the respiratory system. Okay, they are been related to some or the other regions of the respiratory system. अभी हमें पता है कि कौन कौन से regions है respiratory system में. There is trachea, there is bronchi, there is alveoli. Yes, तो अगर प्रॉब्लम एल्वियोलाई से है, अगर प्रॉब्लम एल्वियोलाई से है, अगर एल्वियोलाई ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अभी कोई भी प्रॉब्लम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा? देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना. तो एम्फाइसीमा में स्पेशली क्या होता है? देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस एल्वियोलाई, एंड बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ. ये होता क्यों है? मोस्टली इट इज बीन कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन और ड्यू टू द स्मोकिंग, बेसिकली एयर पोल्यूशन एंड द स्मोकिंग. इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हमें कॉज पता है कि ये स्मोकिंग है तो ऑब्वियसली क्विटिंग द स्मोकिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, अवॉइडिंग एट द पोल्यूटेड एरियाज. हाँ, और ट्रीटमेंट में और क्या कर सकते हैं? अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे ऑक्सीजन पे रखा जा सकता है टू रिलीव द सिम्टम्स. इज दैट वेरी क्लियर? So in the emphysema, what is more important? It is a breakdown of alveoli. उसको आप नोट डाउन करो. Emphysema is the breakdown of alveoli. Next आता है chronic bronchitis and acute bronchitis. Please note down children, कोई भी ऑर्गन का, कोई भी ऑर्गन लो, उसमें दोनों भी ये प्रॉब्लम होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक. तो पहले आप ये एक्यूट और क्रोनिक का मतलब समझ जाओ. एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट का मतलब है जो थोड़े टाइम के लिए होता है, जो टेम्पररी है, जो ठीक हो सकता है. समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे पहले के टाइम पे हाँ हमें सर्दी विर्दी होती थी तो थोड़े टाइम के लिए हमारा लंग्स डैमेज हो जाता था, थोड़े टाइम के लिए हमारा ट्रेकिया में हम थ्रोट हमारा डैमेज होता था बिकॉज ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन. फिर वो ठीक हो जाता था कि नहीं? 10 दिन 15 दिन के बाद ठीक हो जाता था. तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स को हम एक्यूट कहते हैं. एक्यूट मतलब जो थोड़े टाइम के लिए होता है पर ठीक हो सकता है. पर क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक धीरे धीरे होता है, प्रोग्रेसिवली, स्लोली प्रोग्रेसिवली होता है, बट इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता. समझ में है? तो क्रोनिक एक ही दिन में कभी नहीं होता, क्रोनिक धीरे 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 होता है, होता है, होता है, होता है. मतलब धीरे धीरे लंग्स खराब होगा 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 और वन फाइन डे इतना खराब हो चुका रहेगा कि इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड और इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ क्रोनिक. तो सी नाउ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मैंने आपको बताया था बेटा कि आइटिस वर्ड अगर कोई ऑर्गन से रिलेटेड है दैट मीन्स वो ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग. सो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होगा? ब्रोंकस, या जो हमने पढ़ा था प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ये सब जो ब्रोंकाइज है, हाँ ये जो ब्रांचिंग है, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसे हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस. फिर उसमें आएगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब अभी आप क्या समझोगे? जो धीरे धीरे हो रहा है, ये इन्फ्लेमेशन धीरे 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 हो रहा है और वन फाइन डे इतना ज्यादा हो गया है कि ये ठीक नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली ऐसे कंडीशन में कफिंग तो होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होने ही वाला है. ठीक है, तो इसका भी कारण क्या हो सकता है? स्मोकिंग हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है. तो यू नो कि उसके लिए क्या किया जा सकता है. तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, कफिंग ज्यादा हो रहा है, तो मूव टू अ वार्मर प्लेस, ड्रायर क्लाइमेट एक्सेट्रा लाइक दैट. चलो अब हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं. तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में भी ये कॉमन प्रॉब्लम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज अ कॉमन प्रॉब्लम. देन बहुत ज्यादा म्यूकस आना, येलो कलर का म्यूकस बाहर आना, इतनी ज्यादा सर्दी होने की वजह से. तो मोस्टली इसका कारण क्या है एक्यूट ब्रोंकाइटिस का? इट मे बी बिकॉज ऑफ सम वायरस और इट कैन बी सम बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया. अच्छा, अगर अगर ये बैक्टीरिया से है तो फिर तो बहुत आसान है, एंटीबायोटिक्स ले लिया ठीक हो जाएगा. बट अगर ये वायरस से है तो ऑब्वियसली वी हैव टू वेट फॉर कम से कम 10 days.
we can use vaporizer, we can use medicines, and then it can be okay. तो ये क्या हो गया? Acute bronchitis. Is that very clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. अब हम देखेंगे साइन्यूसाइटिस. अब ये साइन्यूसाइटिस को थोड़ा सा आप साइड में रखो, मैं इसको बाद में बताती हूँ. आप नीचे पहले देख लो. लैरिंगाइटिस. तो मुझे बताओ लैरिंगाइटिस का मतलब क्या होगा? लैरिंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन है. लैरिंग्स क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है. तो अगर हमारे वॉइस बॉक्स में इन्फ्लेमेशन है तो कभी कभी आपने बचपन से देखा होगा ना कि कभी तो इतना सर्दी हो जाता है कि आवाज ही नहीं निकलती है, या तो आवाज निकलती है एकदम, तो एकदम होर्स आवाज निकलती है, एकदम डरावनी सी आवाज निकलती है. तो दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स और द वोकल कॉर्ड. तो उसको हम सोर थ्रोट बोलते हैं या थ्रोट इन्फेक्शन भी बोलते हैं कभी कभी. होर्नेस मतलब आवाज में एकदम अलग सा आवाज हो जाता है. म्यूकस जम जाता है, कफ होता है. तो ये भी किसके कारण होता है? मोस्टली वायरस एंड बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो कभी भी अगर बैक्टीरिया का प्रॉब्लम होगा ना तो उसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है. बट वायरस का प्रॉब्लम है तो द पर्सन हैज टू वेट. ठीक है. नेक्स्ट इज निमोनिया. वेरी कॉमन प्रॉब्लम निमोनिया. निमोनिया इज अगेन द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स. देखो फर्क देखो. एम्फाइसीमा में प्रॉब्लम ऑफ एल्वियोला है, ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम ऑफ ब्रोंकाई है, पर निमोनिया में प्रॉब्लम ऑफ लंग्स है. टोटल लंग्स में प्रॉब्लम होता है. ठीक है, उसका इन्फ्लेमेशन होता है. तो ऑब्वियसली अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो अगेन द सिम्टम्स विल बी सेम. देयर विल बी फीवर, देयर विल बी चेस्ट पेन, देयर विल बी म्यूकस, देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, चिल्स मतलब ठंडी लगेगी, कफ होगा. It can be because of bacteria, it can be because of virus. तो ऐसे समय में क्या लेना है? डॉक्टर की सलाह लेना है. कंसल्ट दी डॉक्टर. नेक्स्ट लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अस्थमा. अभी हमने ये सारे चीजों में वी हैव सीन देयर इज अ इन्फ्लेमेशन, देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, निमोनिया, सॉरी लंग्स. अस्थमा में क्या होता है फिर? अस्थमा में सिर्फ ज्यादा म्यूकस बनता है. जो नॉर्मल हमारा म्यूकस ग्लैंड है, जो गॉबलेट सेल्स है, गॉबलेट सेल्स दे सिक्रीट म्यूकस. नॉर्मल म्यूकस जो है वो थोड़ा बहुत सिक्रीट होता ही है फॉर लुब्रिकेशन. बट ड्यूरिंग अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा हुआ है तो वो थोड़े के जगह पे बहुत म्यूकस बनने लगता है. और इतना म्यूकस बनेगा कि पूरा जो एयरवे है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है. यस, आपने भी खुद देखा होगा कि अगर हमें कभी बहुत सर्दी हुई है, बहुत ज्यादा सर्दी हुई है, तो इतना ज्यादा म्यूकस बनता है कि हम बात भी नहीं कर पाते, हम सांस भी नहीं ले पाते. तो यही प्रॉब्लम अस्थमा के पेशेंट में होता है कि अस्थमा के पेशेंट में इतना ज्यादा म्यूकस बॉडी बनाने लगता है. ठीक है. सो इतना ज्यादा बनाने लगेगा कि देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. और ये म्यूकस कहाँ पर जाके जमा होगा? मोस्टली इन द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स. और फिर अगर यहाँ पे सब जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली एयर का पैसेज नहीं हो पाएगा. तो आपने देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट को इनहेलर वो दिया जाता है. तो उसमें क्या होता है बेटा? वो इनहेल करते कैसे उसको रिलैक्स फील होता है. वो इनहेलर से क्या होता है? ये सारे म्यूकस क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं. ठीक है. वो मेडिसिन से ये सारे जो म्यूकस एक जगह जमा हुए हैं, जो ब्लॉक करके रखे हैं, वो सारे लूज हो जाते हैं, थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं और फिर एयरवे साफ मतलब क्लियर हो जाता है. तो अस्थमा का जो पेशेंट है उसको एलर्जी की वजह से ये मोस्टली होता है. तो दैट पेशेंट may have allergy due to pollen grains or due to the some food particles or due to the dust. हाँ, कि कोई भी चीजों से किसी को भी अस्थमा हो सकता है. Then in that case use of inhalants and avoid going to the irritant places. Next is the occupational respiratory disorder. अभी आपने देखा होगा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन मतलब जिसके कामकाज से रिलेटेड है, उसको भी बीमारी होती है. तो वो कैसी है? जैसे कि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे कितनी धूल मिट्टी होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता रहता है, तो वहां के जो लोग हैं उनको भी ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट अपना चक्की वाला जो आटा पीसता है,
वहां पे कितना ज्यादा ये होता है एयर पोल्यूशन, तो उसको भी वो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो सकता है। तो मतलब जो जो डिसऑर्डर वर्क से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो इसमें से ज्यादा सीरियस क्या है? जो लोग ऐसे जगह में काम करते हैं जहाँ पे सिलिकॉसिस है, जहाँ पे एस्बेस्टोसिस है, तो वहां पे ये ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा फेटल है। सो सिलिकॉसिस एंड एस्बेस्टोसिस अगर ऐसे जगह में है, ऐसे कोई कंपनीज में जहाँ पे सिलिकॉसिस ज्यादा बाहर आ रहा है, जहाँ पे एस्बेस्टोसिस ज्यादा बाहर आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू slowly slowly damage the lungs. So long term exposure to the dust particle or silica or asbestosis during occupation will lead to the damaging of lungs. So in that case is what the person has to do, they have to wear the mask, okay, during the work. Is that very clear? Only sinusitis has been there, that I will explain you with this diagram. So let us see with the diagram each and every part. So you can see that asthma is difficulty in breathing causing wheezing. Wheezing मतलब एक अलग सा आवाज, due to inflammation of bronchi and bronchioles. अभी आप इस TS को देख सकते हो कि दिस इज द नॉर्मल एयरवे, आप देख सकते हो इसमें बीच में जगह कितना है। पर अगर अस्थमैटिक एयरवे है तो देखो कैसा हो जाएगा, इतना कम हो गया, ये सब आजू बाजू में क्या जमा हो गया है, म्यूकस जमा हो गया है। पर अगर अस्थमा का अटैक आता है, अटैक, तो आप देख सकते हो कि एयरवे कितना पतला हो गया। तो अगर ये इतना पतला हो जाएगा तो ऑब्वियसली हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी ऑल द थ्री कंडीशन, दिस इज अ नॉर्मल अस्थमा का पेशेंट का, और अस्थमा अटैक आने के टाइम पे ये बहुत ही नैरो हो जाता है पाथवे। अंडरस्टूड? यस मैम। नेक्स्ट देखो एम्फाइसीमा का एल्वियोलाई। अभी हमने देखा कि एम्फाइसीमा में क्या प्रॉब्लम है, एल्वियोलाई का प्रॉब्लम है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एल्वियोलाई। लंग्स के अंदर होता है एल्वियोलाई। तो देखो निमोनिया के पेशेंट का एल्वियोलाई कैसा होता है, हेल्दी मैन का। और एम्फाइसीमा का देखो एल्वियोलाई कैसा है, पूरी तरह से डैमेज हुआ, पूरी तरह से श्रिंक हुआ। दिस इज द लंग्स ऑफ अ एल्वियोलाई पेशेंट, मोस्टली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. So alveoli walls are damaged, to which the respiratory surfaces decrease. So major cause you can see that this is because of the cigarette smoking. ये cigarette smoking करने की वजह से ये lungs का ऐसा हालत है. Occupational respiratory disorders. You can see with the X-ray also. देखो ये lungs में कैसा दिख रहा है, ये healthy lungs है, ये asbestos का lungs है. You can see कितना सारा asbestos इसके अंदर जमा हुआ है. Black कलर का दिख रहा है, ये सारा asbestos इसके अंदर जमा हुआ है. You can see एस्बेस्टोस का लंग्स कितना सारा ब्लैक इसके अंदर आकर जमा हुआ है. So silicosis is because of inhaling or breathing of silica, and asbestosis is because of inhaling or breathing the asbestos particles. मिस हाँ बेटा, मिस एस्बेस्टस मतलब it's a powder form beta. It's a what to say, it has been used in chemicals, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. जैसे डीडीटी पाउडर होता है ना, जैसे डीडीटी होता है वैसे एस्बेस्टोस होता है. ओके ठीक है. यस Now you can see for the pneumonia also. See the pneumonia ka lungs, as I've told you, it is because of the lungs ka problem. So you can see again alveoli with fluid. You can see the bronchi का condition, normal bronchi, healthy alveoli कैसा रहता है, और फिर निमोनिया में कैसा हो गया, अगेन नॉर्मल ब्रोंका कैसा है और निमोनिया में कैसा हो गया है. Yes, now the question was about the sinusitis. देखो
साइनस का मतलब क्या होता है? देयर इज अ स्पेस विच इज बीन प्रेजेंट अबव अवर आईब्रोज एंड बिलो अवर आईज। हमारे आईज के दोनों साइड में और हमारे फोरहेड में ऊपर की तरफ में देर आर साइनस प्रेजेंट। साइनस इज अ स्पेस विच इज बीन प्रेजेंट। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन कि ये म्यूकस जो है इतना सिक्रीट होता है, इतना सिक्रीट होता है कि ये साइनस में भी जाकर म्यूकस जमा हो जाता है, which causes a very painful effect। बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, बहुत ज्यादा आंखों के नीचे दर्द होता है because of the mucus formation। So that condition is called as a sinusitis। तो sinusitis के symptoms क्या क्या है बेटा? You can see that over here। हाँ, फीवर आएगा, राइनिटिस मीन्स रनिंग नोज, चिल्स होगा, हेडेक होगा, बहुत बहुत ज्यादा सर दुखेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए साइनोसाइटिस के पेशेंट को? दे शुड टेक दी इन रेस्ट। मेडिसिन। रेस्ट। तो बेटा हर बीमारी के लिए ऑब्वियसली है, बट ये म्यूकस को हमें क्या करना है? लूज करना है, बिकॉज यहाँ पे म्यूकस जमा हुआ है ना। तो वाफ लेने से, यस, यस वाफ लेने से क्या होगा? ये सारा ठीक हो जाएगा। नाउ अगेन एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आप देख सकते हो कि कैसा हो गया है ये inflammation of this bronchial tube। Again you can see the bronchial tube ka differences you can see। acute थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक हो सकता है। क्रोनिक में भी देखो सेम, ब्रोंकाई का कंडीशन देखो कितना पतला हो गया एयरवे, बट क्रोनिक क्या होता है? स्लोली स्लोली होता है, बट इट इज इरिवर्सिबल। अच्छा, अगर किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, तो अगेन आप आजकल तो ये सब चीजें बहुत देख रहे हो, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, है ना। आप देख रहे हो आजकल कोरोना टाइम में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का कितना ज्यादा यूज हो गया है। So it is a method of inducing breathing in a person when natural respiration has ceased। Ceased मतलब नहीं हो पा रहा है, और it is flattering। Flattering मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। समझ में आया? तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब पर्सन का रेस्पिरेशन हो ही नहीं पा रहा है, या फिर उसको बहुत जबरदस्ती लेना पड़ रहा है, मतलब उससे हो नहीं पा रहा लेने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, जिसको नॉर्मली लोग बोलते हैं ऑक्सीजन पे रखा है। सो दिस इज अ वेंटिलेटर। इट इज अ मशीन दैट सपोर्ट्स द ब्रीदिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। Is that very clear to all of you, beta? Yes, ma'am. Yes. Okay. So open your textbook, all of you. Till then, I will open the next slide. You just open your textbook. So we have completed about the respiration part of this lesson. ठीक है, हमने इस लेसन का रेस्पिरेशन पार्ट को कंप्लीट किया है। Now I think so we should start with the circulation so that the topic should be can be mentioned in the book. So I will start with the circulation topic itself. So tell me, circulation का मतलब क्या होता है बेटा? What do you mean by circulation? Miss,
हार्ट से ब्लड दूसरे हम्म। ऑर्गन पे जाना और फिर ऑर्गन से वापस आना। अच्छा, तो मतलब हार्ट क्या काम करता है? मीन्स ब्लड प्यूरिफाई करता प्यूरिफाई करता है। अच्छा, और क्या आपको समझा है? हार्ट प्यूरिफाई करता है। एनी अदर पॉइंट फॉर हार्ट? और क्या करता है हार्ट? Pump. वेरी गुड, हार्ट पंप करता है ब्लड को। यस, द हार्ट इज Yes. पंपिंग द ब्लड। अगर हार्ट नहीं होता तो अपने पूरे बॉडी में ब्लड पास ऑन नहीं हो पाता। सो हार्ट इज बीन कॉल्ड एज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन। Okay, so can you all see the PPT beta? No, miss. No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, रुको रुको। Now in circulation lesson you are going to learn about the blood vessels. Can you name the blood vessels? कौन कौन से blood vessels होते हैं? Do you know? Arteries and veins. Arteries and veins. Arteries, veins and capillaries. Now can you see beta? Yes. Yes, ma'am. Heart दिख रहा है ना? Yes. Okay. Arteries, veins and capillaries. Okay, arteries किधर दिखते हैं बेटा? Can anybody tell me? आर्टरीज कहाँ पे नजर आते हैं? आपके बॉडी पे कहीं नजर आता है क्या? कैपिलरीज कहीं दिखता है क्या? मुझे एग्जांपल No. बताओ, वेन्स कहीं दिखता है क्या? कुछ भी नहीं दिखता है ना, आर्टरी ना वेन ना कैपिलरी, कुछ भी नहीं दिखता है। यस, सोचो जरा। आपके हाथ के ऊपर जो ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का दिख रहा है, वो क्या है? Veins. दे आर वेन्स। वेन्स, इसलिए डॉक्टर क्या देते हैं? आईवी देते हैं। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रावेनस। जो भी आपको सलाइन लगता है, जो भी चीजें लगती है, वो कहाँ पे लगता है? इंट्रावेनस, वेन्स के अंदर। ठीक है। फिर आर्टरीज किधर है? मतलब वेन्स तो हमें सबको दिखाई दे रहा है, आर्टरीज, आर्टरीज ऐसे हमें दिखाई नहीं देते हैं। दे आर डीपली सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी। अगर आपको फील करना है तो यू कैन फील द आर्टरीज। ठीक है, बिलो द थम। अगर आप अपने थम के नीचे फिंगर रखोगे तो यू कैन फील द बीट्स। कैन यू ऑल फील इट? अपने थम Yes. के नीचे Yes. अपना फिंगर रखो हाथ पे, wrist पे, और try to notice, you can feel the pulse, and that pulse is been felt in the arteries. तो वो जहाँ पे feel हो रहा है ना, that is in arteries. So arteries we can't see but we can feel it. What about capillaries? Capillaries are very 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 fine tubes, but there is only one region in our body where we can see the capillaries. That is our eyes. अगर आप अपने आईज को देखोगे तो उसमें बहुत फाइन 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 लाइंस आपको नजर आएंगे, and that fine lines are nothing but the capillaries. Got it, all of you? First of all, Yes. starting with this lesson, you note down this thing. Please note down. Artery divides to form arterioles. Please note down, likh lo. Artery divides to form arteriole. लिखा इतना? फिर लिखो, arteriole divides to form मिस एक बार फर्स्ट सेंटेंस रिपीट करो ना। artery divides to form arteriole. आर्टेरियल का ब्रांचिंग को बोलते हैं आर्टेरियोल। फिर वापस ये आर्टेरियोल डिवाइड होता है और उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। सो आर्टेरियोल्स डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज।
arterioles divide to form capillaries. ठीक है, अब यही कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म, देखो मैंने वर्ड बोला जॉइन, मैंने डिवाइड नहीं बोला अभी। कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्यूल, VENULE, वेन्यूल, and venule join to form vein. Venule join to form vein. ये इतना चीज आप अच्छी तरह से समझ जाओ। देखो कोई भी ऑर्गन हो, फिर वो हमारा लिवर हो, हाँ किडनी हो, हर एक ऑर्गन के ऊपर ऐसे ही ब्लड वेसल्स स्प्रेडेड होता है। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आना, पर वो पहुंचाता कैसे है? आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पहले डिवाइड होगा इनटू आर्टेरियल, फिर वो वापस डिवाइड होगा इनटू कैपिलरी, और ये कैपिलरी हमारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट है, सारे ऑर्गन्स के ऊपर कैपिलरी प्रेजेंट है। कैपिलरीज के कारण ही एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाता है। फिर यही कैपिलरी ज्वाइन होंगे, वेन्यूल बनेंगे जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, वापस वेन्यूल ज्वाइन होके वेन बनेगा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और यही वेन फिर हार्ट के पास आएंगे, ज्वाइन होंगे, प्रोवाइडिंग हार्ट डीऑक्सीजनेटेड। और हार्ट क्योंकि पंपिंग ऑर्गन है तो हार्ट को किसको देना है? इसको लंग्स को देना है। ठीक है, so this is the thing. So in this lesson you are going to learn about heart in detail. आपको हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, डिस्टिंग्विश पढ़ना है कि आर्टरी वेन में क्या डिफरेंसेस होता है, और आपको बेसिकली ब्लड के बारे में पढ़ना है, जो फ्लूइड पार्ट है, दैट यू हैव टू लर्न इन डिटेल कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लाज्मा किसको कहते हैं, ब्लड सेल्स किसको बोलते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, तीनों ब्लड सेल्स का काम क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न। And next, in short, you have to learn about the lymphatic system. That is also a circulatory system in our body. जैसे blood घूम रहा है हमारे body में forming the circulatory system, वैसे lymph घूम रहा है हमारे body में forming the lymphatic system. समझ में आया? So let us begin with that. Blood fluids and the circulation. So what is exactly circulation? Circulation is nothing but the transport of nutrients. Circulation होता क्यों है? Circulation का basically मतलब है something which is moving in a circular form. Circular form में घूम रहा है, continuously घूम रहा है। और इस circulation का काम क्या है? सारे nutrients को हर एक organ, हर एक cell तक पहुंचाना, हमारे nails तक पहुंचाना, means हर एक tip तक पहुंचाना। हमारे बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो हर मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, और सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से CO2 लेकर आना, हार्ट को देना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाकर किडनी को देना, ये सारा काम कौन करता है? सर्कुलेशन करता है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, दे यूज वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग बिकॉज दे डोंट हैव अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। दो टाइप का बॉडी फ्लूइड है हमारे बॉडी में, दैट इज ब्लड एंड द लिम्फ विच आर मूविंग इन सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? So Yes, two ma'am. types of body fluid, blood and lymph. I will explain you in, I just wanted to explain you the types of circulatory system. Open type and closed type. Open type of circulation is seen in insects. Insects में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कॉकरोच हो गया, मॉस्किटोज हो गया, इन सब के अंदर हमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। और हमारे बॉडी में, हाँ जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, हम सबके बॉडी में क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? अभी
ओपन टाइप का सर्कुलेशन का मतलब है जब ब्लड ओपन स्पेस में, बॉडी कैविटी में फ्लो कर रहा है. When blood is not flowing in the arteries, veins and capillaries, it is called as open circulation. समझा? जब कोई एनिमल का ब्लड, जैसे कॉकरोच का ले लेते हैं, तो कॉकरोच के बॉडी में आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, कैपिलरीज नहीं है. तो ये नहीं होने की वजह से उसके पूरा जो बॉडी कैविटी है, जिसको हम बॉडी सीलोम बोलते हैं, उसका पूरा बॉडी सीलोम इज बीन फिल्ड विद द ब्लड. या फिर मैं एक सिंपल टर्म में आपको बताऊंगी कि उसके सारे ऑर्गन्स, कॉकरोच के बॉडी के सारे ऑर्गन्स, उसके एलिमेंट्री कैनाल, सब कुछ डूबा हुआ है ब्लड के अंदर. अब आपको शायद अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऑल द ऑर्गन्स आर डिप्ड इनसाइड द ब्लड. तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहेंगे ओपन टाइप. क्लोज्ड टाइप मतलब जैसे हमारा बॉडी, हमारा ऑर्गन्स आर नॉट डिप्ड इनसाइड द ब्लड. हमारे बॉडी में हमारा ऑर्गन्स ब्लड के अंदर डूबा हुआ नहीं है. हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कैपिलरीज है जिसके थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होता है. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, here the blood pumped by the heart passes through the large vessels in the open space or cavity which is called as a sinuses. So जो बॉडी होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओपन स्पेस. जो बॉडी कैविटी है उसे हम साइन्यूसेस बोलते हैं. एग्जाम्पल फॉर द सेम इज द ऑर्थ्रोपोडन्स एंड द मोलस्कन्स. इसलिए जो कॉकरोच वगैरह का बॉडी होता है उसे हम हेमोसील कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज अ हेमोसील. नोट डाउन करो, हेमोसील क्यों बोलते हैं? हेमोसील का मतलब क्या होता है? हेम मतलब ब्लड एंड सील का मतलब कैविटी. तो बॉडी कैविटी जब ब्लड से भरा है तो उसे कहा जाएगा हेमोसील. अच्छा, अगर हम कभी कॉकरोच को मारेंगे या कोई मॉस्किटो, कोई भी इंसेक्ट को मारेंगे, तो उनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है. तो कलरलेस ब्लड को क्या बोला जाता है? हेमोलिम्फ. यू कैन सी द स्पेलिंग ओवर हियर. कलरलेस ब्लड को हेमोलिम्फ कहा जाता है. हेमोलिम्फ. हमारा ब्लड कलर्ड है. हमारा ब्लड का कलर क्या है? रेड है. ये क्यों रेड है? That you are knowing, you must be knowing ना. क्यों रेड है हमारा ब्लड? Hemoglobin pigment. Very good. Where is the hemoglobin present? RBCs. Very good. It is present inside the RBC. Very good. ठीक है. So open type circulatory में क्या क्या मैंने points बताया? The blood is flowing in an open space or a cavity which is called as a sinuses. Second important point, it can be seen in lower animals. यहाँ पे blood pressure बहुत ही low होगा क्योंकि ट्यूब्स में फ्लो नहीं कर रहा है ना ब्लड, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर विल बी लो. द ब्लड इज मोस्टली कलरलेस and that colorless blood is called as a hemolymph. The body of the animal is called as hemocoel. Got it? This is the closed circulatory system. This is an earthworm. Earthworm के पास भी closed circulatory system होता है. You can see now, here now the bloods are flowing through a channels and that channels are called as a blood vessels. So when the blood is flowing through a channel, blood vessels, then that time the pressure will be high. It is more advantageous as the flow of fluid can be precisely regulated. So it is seen in annelids and all the chordates animals. Now let us see about something about the evolution of heart. अभी आपको पता है कि फिशेस के बाद इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आए एव्स और एव्स के बाद आए मैमल्स. तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, वी कैन सी द
हार्ट का भी इवोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू द चेम्बर्स. If we see in fishes have two chamber heart. एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. इवोल्यूशन हुआ एम्फीबियंस पे. अगर हम गए तो एम्फीबियंस के बाद 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम्स एंड एक वेंट्रिकल. वेंट्रिकल मतलब क्या होता है बेटा? ये नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं और ऊपर वाले हिस्से को एट्रियम बोलते हैं. फिर अगर हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे, वापस इवोल्यूशन हुआ, उनके पास भी 3 चेम्बर्ड है बट इनकम्प्लीट पार्टीशन है फॉर वेंट्रिकल. वेंट्रिकल में आप देख सकते हो कि पार्टीशन पूरी तरह से नहीं है. देखो यहाँ पे यू कैन सी द कर्सर वेयर आई एम मूविंग द कर्सर. फिर हम बर्ड्स और मैमल्स की अगर बात करेंगे और क्रोकोडाइल की, क्योंकि ये रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है फॉर दिस. क्रोकोडाइल इज हैविंग कंप्लीटली 4 चेम्बर हार्ट. तो आप देख सकते हो ये ब्लू वाला, छोटा ब्लू वाला, ये छोटा रेड वाला, ये दोनों क्या है? 2 एट्रियाज. ये बड़ा ब्लू वाला, ये बड़ा रेड वाला, ये दोनों क्या है? वेंट्रिकल्स है. तो वी कैन सी 4 चेम्बर्स ऑफ अवर हार्ट. ऊपर वाले दोनों एट्रिया, नीचे वाले जो लंबे हैं, जो बड़े हैं, वो दोनों क्या है? वेंट्रिकल्स हैं. So again you can see the stepwise evolution of the heart. 2 chamber, 3 chamber, incomplete 3 chamber and completely 4 chamber. Note down करो बेटा please. हो जाएगा तो please let me know. हाँ, done. Yes. Yes, ma'am. Yes. Now patterns of circulation. There is a single circulation, double circulation, incomplete double circulation. अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? जब हार्ट के पास एक ही बार ब्लड आएगा तो हो गया सिंगल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन का मतलब है जब हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रहा है. ठीक है. अभी अपने केस में डबल सर्कुलेशन कैसा हो रहा है? हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन एंड हार्ट एंड बॉडी पार्ट का सर्कुलेशन. समझ में आया? एक एक पार्ट अपने हार्ट का लंग्स के साथ सर्कुलेट कर रहा है, मतलब लंग्स के साथ ऑक्सीजन लेके आ रहा है, CO2 दे रहा है, और दूसरा जो हिस्सा है अपने हार्ट का, वो क्या कर रहा है? बॉडी पार्ट के पास से ऑक्सीजन दे रहा है और CO2 लेकर आ रहा है. तो इसको हम क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन. एंड सिंगल सर्कुलेशन मींस व्हेन ब्लड कम्स ओनली वंस टू द हार्ट. और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ना डबल है ना सिंगल है. So single circulation is seen in fishes. Please note down all these things. Heart receives only impure blood. Please note down. इसलिए fishes में the heart is called as venous blood. Impure blood मतलब deoxygenated blood. Deoxygenated blood. You can see the circulation which has been given in a very diagrammatic form. Deoxygenated blood from heart will go for oxygenation by gills. Gills होता है ना उनके पास respiration के लिए, पानी में जो लोग रहते हैं, which is supplied to the body part. Again deoxygenated blood comes to the heart. So heart में सिर्फ और सिर्फ deoxygenated blood है, इसीलिए fish के heart को हम venous heart कहते हैं. So please note down.
Next is the incomplete double circulation. It is seen in amphibians and the reptiles. You can see over here with this diagram also. Left atrium मतलब ये वाला हिस्सा receives deoxygenated blood from gills or lungs or skin, and right gets deoxygenated blood from other parts of the body. However, they mix in the single ventricle, क्योंकि एक ही ventricle है ना, तो इसलिए दोनों mix हो जाते हैं. The ventricle pumps out mixed blood. Therefore, it is called as an incomplete double circulation. Next, in this particular lesson, you have to learn in detail about this double circulation. ये स्टार्टिंग के जो है वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर आपको डबल सर्कुलेशन डिटेल में पढ़ना है इस लेसन में. सो इट इज सीन इन बर्ड्स एंड मैमल्स. हमारा लेफ्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हमारा राइट साइड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. प्लीज नोट डाउन. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट receives oxygenated blood and right side of the heart receives deoxygenated blood. ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो. You can just simply write down left side of the heart receives oxygenated blood and right side of the heart receives deoxygenated blood. और ventricles में क्योंकि partition है तो ventricle pumps it out separately without any mixing up, and therefore it is called as a double circulation. Note it down. Yes, ma'am. Now I request all of you to either write it down or you can take a screenshot of this page. This is very important. ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सब हमें इस लेसन में पढ़ना है. तो पहले आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो. Whatever you are doing, let me know. Everything which you can see, that all we have to learn in this particular lesson. Are you writing? Yes. Yes, ma'am. चलो लिख लो, फिर लिखोगे तो याद भी हो जाएगा. लिख के होगा तो प्लीज लेट मी नो. हाँ बेटा.
स्पेलिंग ध्यान से देख के लिखो हाँ बेटा। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इयोसिनोफिल का स्पेलिंग में ओ नहीं आएगा, सिर्फ ई रहेगा, ई ओ नहीं है। मिस पैलेट्स क्या हो गया? क्या है? प्लेटलेट्स है बेटा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नहीं सुना है बेटा? हाँ, नहीं। आपने डेंगू मलेरिया में सुना ना कि लोगों को प्लेटलेट्स लगाया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, वी यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, टेंशन मत लो। मैंने पहले ही बताया ना, इसमें हर एक चीज जो आपको नजर आ रहा है ना, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। आपको हार्ट डिटेल में पढ़ना है, यू हैव टू लर्न ब्लड डिटेल, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न इन डिटेल। बट ये फ्लो टेबल मैंने इसलिए बोला ताकि आपको समझ में आएगा कि किसका कौन सा ब्रांचिंग है। डन मिस। Done, ma'am. चलो, वेरी गुड। सो एक बार देखो बेटा यहाँ पे, सो यू हैव टू लर्न इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको दो सिस्टम्स पढ़ने हैं। ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ना है, और लिम्फेटिक सिस्टम इन शॉर्ट पढ़ना है, बिकॉज नाउ इन यू आर ओनली इन 12th स्टैंडर्ड। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ना होगा, बट अभी एट योर 12th लेवल सिर्फ आपको ये इन शॉर्ट पढ़ना है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में यू विल बी लर्निंग अबाउट हार्ट। अब हार्ट में आप क्या क्या पढ़ोगे? हार्ट में आप उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, यू विल बी लर्निंग अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हाँ, all these things you are going to learn about the heart. In blood we are going to learn this full table, and blood vessels अभी मैंने आपको डिस्कस किया, we will be learning all this differences, इसके differences पढ़ने। In lymphatic you have to learn about lymph, lymph vessel and lymph nodes, but in short, not in detail. Only this part you have to learn in detail. Okay, अब देखो इस टेबल से ही देखो, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। एंड ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ये ब्लड सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। यू कैन प्लीज नोट डाउन, formed elements can also be called as blood cells or blood corpuscles. Corpuscles का मतलब भी सेल होता है। So there are three different types of blood corpuscles: RBC, red blood corpuscles or red blood cells; WBC, white blood corpuscles or white blood cells; and the platelets. RBC और platelets का कोई टाइप नहीं है, जबकि WBC के दो टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के भी तीन टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। एंड अग्रेन्युलोसाइट्स के भी दो टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगेन लिम्फोसाइट्स में दो टाइप है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये जितना भी ब्रांचिंग देख रहे हो ना बेटा आप, ये सब आपको पढ़ना है विद डायग्राम। सो लेट अस बिगिन विद दैट। लेट अस बिगिन विद द ब्लड. So we are going to learn the topic now is the composition of blood, which can be asked as a 4-mark question in the board exam. Composition of blood. So blood, as I've told you, you can see this fluid part of the blood. Fluid part of the blood is called as a plasma, which is about 55%. 55% of the blood. What is the color? You can see it is light yellow in color. So straw color I can say. What is the pH? It is slightly alkaline, that means 7.4. And it is a fluid matrix. Matrix मतलब क्या होता है? सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? फ्लूइड पार्ट है उसका। बाकी का जो 45% है वो ब्लड सेल्स से बना है। तो आप देख सकते हो रेड कलर का पॉपिंस के जैसा जो दिख रहा है वो आरबीसी है। यू कैन सी दिस वन are the WBCs and small ones which are called as a platelets. ठीक है, तो ये पानी के अंदर, ये प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स हैं। So
Again, you have to note down. Please note down this part and then we will go to the plasma part. Please note down. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड हेडिंग है. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में 2 पार्ट है, प्लाज्मा एंड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स को आप ब्लड सेल्स भी लिख सकते हो. प्लाज्मा 55%, blood cells 45%. What is plasma? It is a fluid part of the blood which is called as a fluid matrix. It is 7.4. मतलब slightly alkaline है and straw colored है. Straw means light yellow color का आप देख सकते हो fluid. लिखा बच्चा? Yes. मैम 2 मिनट रुको. अच्छा ठीक है, ओके. 2 मिनट्स में अपना टाइम भी हो जाएगा. डन मैम. ओके. सो नाउ प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि ब्लड में 55% प्लाज्मा है, पर अभी प्लाज्मा हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज है. तो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% पानी ही होता है. वो फ्लूइड है तो ऑब्वियसली उसमें 90% पानी है. 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं. अब ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बताऊंगी, पर अभी आप चाहिए तो आपका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में लिख लेना. नो डाउट. अभी मत कुछ लिखो, सिर्फ सुन लो. मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में मुझे वापस